नमस्कार। YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है एक और अन्य वीडियो के साथ। आज हम BA पार्ट द्वितीय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित काव्य हेतु का अध्ययन करेंगे। काव्य हेतु, हेतु का शाब्दिक अर्थ है कारण। अंततः काव्य हेतु का अर्थ हुआ काव्य की उत्पत्ति का कारण। किसी व्यक्ति में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले कारण काव्य हेतु कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम बात करें तो दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि काव्य कार्य है और हेतु कारण है। बाबू गुलाब राम ने काव्य हेतु पर विचार करते हुए लिखा है, हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होती है। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतुओं पर पर्याप्त विचार किया गया और 3 काव्य हेतु माने गए। 1 नंबर प्रतिभा, 2 नंबर व्युत्पत्ति जिसे ज्ञान उपलब्धि के शास्त्रों का अध्ययन और लोक व्यवहार भी है, 3 अभ्यास। अंततः भारतीय काव्य शास्त्र में 3 प्रमुख हेतु है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। इनमें से प्रतिभा सर्वप्रमुख काव्य हेतु है जिसे काव्यत्व का बीज माना गया है। प्रतिभा के अभाव में कोई व्यक्ति काव्य रचना नहीं कर सकता है। काव्य हेतुओं पर सर्वप्रथम अग्नि पुराण में विचार किया गया और प्रतिभा, वेद ज्ञान और लोक व्यवहार को काव्य हेतु के रूप में स्वीकार किया गया। नरत्वं दुर्लभम लोके विदा तंत्र सुदुर्लभः कवित्वं दुर्लभम तत्र शक्तिस्त्रय सुदुर्लभः अग्नि पुराण। अब काव्य हेतु में सबसे प्रमुख काव्य हेतु है वो है प्रतिभा। प्रतिभा वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति को काव्य रचना में समर्थ बनाती है। राजशेखर ने प्रतिभा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा, सा शक्ति केवल काव्य हेतु। आचार्य भट्ट तिथि के अनुसार प्रतिभा उस प्रज्ञा का नाम है जो नित्य नवीन रसानुकूल विचार उत्पन्न करती है। प्रज्ञा नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता। आचार्य वामन का मत है, प्रतिभा जन्म से प्राप्त संस्कार है जिसके बिना काव्य रचना संभव नहीं है। अर्थात अभिनव गुप्त ने प्रतिभा की परिभाषा करते हुए लिखा, प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। अर्थात प्रतिभा प्रज्ञा का वह रूप है जिसमें अपूर्व की सृष्टि करने की क्षमता होती है। कवि इसी के बल पर काव्य सर्जन में समर्थ होता है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक ने प्रतिभा उस शक्ति को माना है जो शब्द और अर्थ में अपूर्व सौंदर्य की सृष्टि करती है, नाना प्रकार के अलंकारों, उक्ति, वैचित्र्य आदि का विधान करती है। आचार्य मम्मट ने प्रतिभा को एक नया नाम दिया, वे इसे शक्ति कहती है और काव्य का बीज स्वीकार करते हैं जिसके बिना काव्य रचना असंभव है। शक्ति कवित्व बीज रूप है, संस्कार विशेष है। अर्थात शक्ति प्रतिभा कवित्व का बीज रूप संस्कार विशेष है जिसके बिना काव्य सर्जन नहीं हो सकता। आचार्यों ने प्रतिभा का जो स्वरूप यहाँ स्पष्ट किया है उसे हम निम्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं। प्रतिभा काव्य का मूल हेतु है, ये ईश्वर प्रदत्त शक्ति है। प्रतिभा नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा है। प्रतिभा के बल पर कवि अपूर्व शब्दों, अपूर्व भावों, अलंकारों, उक्ति, वैचित्र्य आदि का विधान करता है। प्रतिभा 2 प्रकार की होती है, कार्यत्री प्रतिभा और भावयत्री प्रतिभा। कार्यत्री प्रतिभा वह होती है जिसके बल पर कवि कविता लिखता है और भावयत्री प्रतिभा वह होती है जिसके बल पर कोई पाठक उस कविता को समझता है। सभी आचार्यों ने प्रतिभा के महत्व को स्वीकार किए हैं और इसे काव्य का मूल हेतु या सर्वप्रमुख हेतु माना गया। काव्य का दूसरा हेतु है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का शाब्दिक अर्थ है निपुणता, पांडित्य या विद्वता। ज्ञान की उपलब्धि को व्युत्पत्ति कहा गया है और ये ज्ञान की उपलब्धि शास्त्रों के अध्ययन और लोक व्यवहार की अवेक्षण से होती है। विद्वानों का मत है कि साहित्य के गहन चिंतन मनन से कवि की उक्ति में सौंदर्य का समावेश होता है, उसकी रचना सुव्यवस्थित हो जाती है। रुद्रट ने बताया है कि छंद, व्याकरण, कला, पद और पदार्थ के उचित अनुचित का सम्यक ज्ञान ही व्युत्पत्ति कहा जाता है। आचार्य मम्मट ने व्युत्पत्ति को एक अन्य नाम दिया, निपुणता। ये निपुणता चराचर जगत के निरीक्षण और काव्य आदि के अध्ययन से प्राप्त होती है। राजशेखर के अनुसार उचितानुचित विवेको व्युत्पत्ति ही, अर्थात उचित अनुचित का विवेक ही व्युत्पत्ति है। संस्कृत आचार्यों ने व्युत्पत्ति को काव्य हेतु में दूसरा स्थान दिया।
व्युत्पत्ति के बल पर कोई भी व्यक्ति ये निर्णय कर पाता है कि किस स्थान पर किस शब्द का प्रयोग उचित होगा। सच तो ये है कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति समवेत रूप में ही काव्य रचना के हेतु है। जैसे लावण्य के बिना रूप फीका लगता है, वैसे ही रूप के बिना लावण्य भी आकर्षक नहीं लगता है। लोक और शास्त्र का अध्ययन कवि को त्रुटियों से बचाता है। वर्ण विषय का ज्ञान, ऋतु ज्ञान, देश ज्ञान, भौगोलिक जानकारी आदि से कविता में त्रुटि आने की संभावना नहीं रहती। अन्यथा मूर्ख कवि रेगिस्तान में धान की खेती का वर्णन कर सकता है। शब्द, शिल्प और भाषा पर अधिकार भोग्यता से ही होता है। अतः कवि को निरंतर सजग रहने की आवश्यकता होती है, तभी वह उत्तम काव्य की रचना करने में समर्थ हो पाता है। तीसरा जो काव्य हेतु है वो है अभ्यास। काव्य निर्माण का तीसरा हेतु अभ्यास है। बहमैन ने लिखा है कि शब्दार्थ के स्वरूप को ज्ञान करके सतत अभ्यास द्वारा उसकी उपासना करनी चाहिए। साथ ही अन्य कवियों के कृतित्व का अध्ययन करना भी चाहिए, जिससे अभ्यास नित्य प्रति दृढ़ होता जाए। आचार्य वामन ने भी अभ्यास को महत्व देते हुए लिखा है कि अभ्यासो ही कर्मेषु कौशलय भाविहिति, अर्थात अभ्यास के द्वारा ही कवि क्रम में कुशलता प्राप्त की जा सकती है। आचार्य दंडी ने तो अभ्यास को ही काव्य का प्रमुख हेतु माना है। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति के अभाव में केवल अभ्यास से ही काव्य रचना में कोई कुशल हो सकता है। सरस्वती की साधना से और शास्त्रों के श्रवण से कोई भी व्यक्ति सफल कवि बन सकता है। दंडी की जो ये धारणा थी वो अन्य आचार्यों ने स्वीकार नहीं की। प्रतिभा के अभाव में काव्य रचना संभव नहीं है। फिर कोरा अभ्यास व्यक्ति को कैसे कवि बना सकता है, किंतु अभ्यास के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। प्रारंभ में प्रतिभा संपन्न कवि भी अच्छी कविता नहीं लिख पाते थे, लेकिन निरंतर अभ्यास से उनकी कविता निखरती है। जो कवि कीर्ति चाहते हैं, आलस्य को त्याग कर सरस्वती की उपासना करनी चाहिए और निरंतर कवि क्रम में अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास के महत्व को निम्न शब्दों में स्वीकार किया गया है। करत करत अभ्यास्ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। काव्य हेतुओं के जो विवेचन है उसके आधार पर, उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास प्रमुख काव्य हेतु है। काव्य हेतु तीन है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, और तीनों ही प्रमुख काव्य हेतु है। किंतु प्रतिभा है वह सर्व प्रमुख है, जिसे व्युत्पत्ति और अभ्यास के द्वारा निरंतर निखारा जा सकता है। वस्तुतः ये तीनों समन्वित रूप में ही काव्य के हेतु है, जिन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार पानी को बार बार छानने से वह निर्दोष हो जाता है और बर्तन को बार बार मांजने से वह चमक उठता है, उसी प्रकार व्युत्पत्ति और अभ्यास से प्रतिभा को निखारा जा सकता है। धन्यवाद।